नमस्कार साथियों आज हम इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं रोजगार के बारे में। बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री से करने के बाद आप कहाँ कहाँ रोजगार पा सकते हो, कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है। तो डिग्रियाँ जो रहती हैं उस डिग्रियों का यूज़ क्या है। आपने बीएससी कर रखा है, आपने एमएससी कर रखा है, आपने कौन सा डिप्लोमा ले रखा है। तो आज जो मेनली अपन बात करने वाले हैं बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री से करने के बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं। कोशिश करनी पड़ेगी, 100% आपको जॉब मिल जाएगी। ओके, बस थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और जितनी प्रिपरेशन अपन जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए करते हैं उससे बहुत कम, आधी से कम प्रिपरेशन करोगे तो भी आपको प्राइवेट जॉब आसानी से मिल जाएगी और अच्छी सैलरी की मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आज बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। एमएससी और बीएससी अगर आपने केमिस्ट्री से कर रखा है तो आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में कहाँ कहाँ आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करें आज की बात। जॉब आफ्टर बीएससी एंड एमएससी केमिस्ट्री। मैं भी एमएससी केमिस्ट्री हूँ और मैं फर्स्ट ग्रेड टीचर हूँ। तो मेरा जो क्वालिफ़िकेशन है वो एमएससी बीएड क्वालिफ़िकेशन है। ओके, मेरा जो क्वालिफ़िकेशन क्या है, एमएससी बीएड, ये वाला मेरा क्वालिफ़िकेशन है। तो सबसे पहली जो जॉब है गवर्नमेंट जॉब में टीचर से है। टीचर से जो है गवर्नमेंट जॉब भी रहती है, प्राइवेट जॉब भी रहती है। और प्राइवेट जॉब में भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है सब्जेक्ट का, तो कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट में भी अच्छी सैलरी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक जो अच्छे स्कूल होते हैं वहाँ पर सैलरी मिल सकती है। और जो लोवेस्ट स्कूल है वहाँ पर तो कम सैलरी होती है, लेकिन अच्छे स्कूल में अगर जाते हो तो वहाँ पर अच्छी सैलरी भी है टीचरशिप में, प्राइवेट फील्ड में भी। तो टीचरशिप में जो होती है आपको मैं बता देता हूँ कि 3 कैटेगरी होती है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। ओके, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के टीचर से जो होते हैं, सेकंड कैटेगरी के लिए आपको योग्यता चाहिए बीएससी। ओके, इसके लिए चाहिए फर्स्ट के लिए एमएससी या एमए जो भी रहता है, और थर्ड के लिए चाहिए आपकी योग्यता चाहिए 12th पास होने चाहिए। ओके, इसमें फर्स्ट और सेकंड के लिए आवश्यकता होती है बीएड की। किसकी आवश्यकता होती है? अगर आपने बीएड कर रखा है, बीएड और एमएससी, बीएड और बीएससी, तो सेकंड ग्रेड की जॉब मिल सकती है। इसके लिए 12th, थर्ड ग्रेड की जॉब के लिए आपको क्या चाहिए? 12th चाहिए। और 12th के साथ में आपको रिक्वायरमेंट रहेगी डीएड की, डिप्लोमा इन एजुकेशन की, इसकी रिक्वायरमेंट रहती है 12th के लिए। ओके, अब कई स्टेट में ये भी होता है कि वहाँ पर क्या होगा, ताकि जो सेकंड ग्रेड की जॉब है, कौन सी सेकंड ग्रेड की जॉब है, तो सेकंड ग्रेड की जॉब के लिए क्या होता है कि बीएड और डीएड दोनों मान ली जाती है। सेकंड ग्रेड के लिए बीएड और डीएड दोनों मान ली जाती है। लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड की जॉब है उसके लिए तो अनिवार्य है कि बीएड ही चाहिए। क्या चाहिए? बीएड अनिवार्य रूप से चाहिए फर्स्ट ग्रेड की जॉब के लिए। फर्स्ट ग्रेड मतलब लेक्चरशिप की जॉब, ध्यान रखिएगा। और जो बीएड जो होता है, बीएड मतलब एक तरह से कहाँ काम आ रहा है, बीएड आपका फर्स्ट ग्रेड में भी काम आ रहा है और सेकंड ग्रेड में भी काम आ रहा है। इसी प्रकार से डीएड जो है आपका सेकंड ग्रेड की जॉब में भी काम आ रहा है और थर्ड ग्रेड में भी काम आ रहा है। अगर आपको फर्स्ट ग्रेड चाहिए तो आपको स्पेशली क्या करना पड़ेगा? बीएड करना पड़ेगा। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। बीएड कहाँ पर? फर्स्ट ग्रेड में भी काम आ रहा है, सेकंड ग्रेड में भी काम आ रहा है। डीएड कहाँ पर काम आता है? थर्ड ग्रेड में भी आता है और सेकंड ग्रेड में भी आता है। ये होता है मेनली टीचरशिप में। तो जो फर्स्ट ग्रेड रहते हैं वो हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स रहते हैं, एक तरह से 9वीं से 12वीं तक। जो सेकंड ग्रेड जो टीचर रहते हैं वो लगभग मिडिल स्कूल में पाए जाते हैं, 6ठी से 8वीं तक। और कभी कभी कहीं कहीं सेकंड ग्रेड के टीचर 9वीं 10वीं वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं। और जो थर्ड ग्रेड के टीचर हैं वो मेनली जो रहते हैं वो उनकी सर्विस रहती है प्राइमरी स्कूल में रहती है, 1ली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। और कहीं कहीं क्या होता है कि अगर उन्होंने बीएड कर रखा है, थर्ड ग्रेड के टीचर हैं, ठीक है, सॉरी डीएड वाले जो रहते हैं, डीएड वालों को यहाँ पर भी मौका मिलता है सेकंड ग्रेड में भी। तो कहीं कहीं जो होता है ये कह सकते हैं कि जो थर्ड ग्रेड वाले टीचर जो रहते हैं, थर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों पाए जाते हैं मिडिल स्कूल में, मिडिल स्कूल के अंदर थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड। तो कहीं कहीं थर्ड ग्रेड वाले भी मिडिल स्कूल में पाए जाते हैं टीचर्स। ओके, तो जो थर्ड ग्रेड वाले टीचर है वो मैक्सिमम कहाँ पर? प्राइमरी स्कूल में रहते हैं। और कुछ टीचर से कुछ की वैकेंसी जो रहती है वो एक लेवल पर, वो भी हो सकता है कि वो मिडिल स्कूल में पाए जाते हैं। और जो सेकंड ग्रेड टीचर रहते हैं वो मिडिल स्कूल में भी रहते हैं और हाई स्कूल में भी रहते हैं। और फर्स्ट ग्रेड टीचर मेनली हायर सेकेंडरी मतलब 11th 12th के लिए रहते हैं बेसिकली, और 9th 10th की क्लासें भी लेते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि 9वीं से 12वीं तक की क्लासें के लेने की जिम्मेदारी रहती है फर्स्ट ग्रेड टीचर की। तो ये अपनों ने बात कर ली। इसकी बात करी अभी अपनों ने मेनली
इसकी टीचरशिप में कौन कौन सी आपको जॉब मिल सकती है, ये वाली बात करिए। ओके, अब हम आगे बात करें टीचरशिप से के बारे में बता दिया। अब हम बताते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। आपको यदि बहुत ज़्यादा प्रशासनिक सेवा में जाना है और अच्छी पोस्ट अगर चाहिए, आपको कलेक्टर बनना है, डीएसपी बनना है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और यूपीएससी की वैकेंसी भी हर साल आती है, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। एसएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर कोई ये नहीं है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कौन से भी सब्जेक्ट वाला कर सकता है, ऐसे ही एसएससी की प्रिपरेशन भी कौन सा भी सब्जेक्ट हो, ग्रेजुएशन हो, सभी कर सकते हैं। इनके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए। स्टेट पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये जो है इसके लिए भी क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन, ये स्टेट पीएससी की एग्ज़ाम दे सकते हो, तो इसके थ्रू भी अच्छी पोस्ट मिलती है। प्रशासनिक सेवा में आप जा सकते हो। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट रेंजर्स और कुछ प्रशासनिक अधिकारी की वैकेंसी निकलती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जा सकते हो अच्छी तैयारी करके। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जो है सिर्फ जो है वो इसमें साइंस वाले जा सकते हैं, इसमें आर्ट्स वाले नहीं जा सकते। इसमें तो कोई भी जा सकता है ना, यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से की। पब्लिक सेक्टर बैंक में कोई भी जा सकता है, कॉमर्स वाला हो, साइंस वाला हो, आर्ट्स वाला हो, जो भी हैं सभी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में जा सकते हैं। बैंक की जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बैंक में भी कुछ वैकेंसी 12th बेस पे निकलती है, कुछ ग्रेजुएशन बेस पे निकलती है। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक, बहुत सारी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक भी हैं, ठीक है, उनमें भी आप सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करके आप उनमें जा सकते हो। फिर अगर आपका अच्छा तैयारी है तो आप बड़े बड़े जो इसरो हैं, एनटीपीसी हैं, बार्क हैं, इनकी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो स्पेशली। और एल्कलॉइड कंपनी जो होती है उनमें भी स्पेशली केमिस्ट्री वालों को लिया जाता है, और एचपीसीएल में भी आप जा सकते हो। तो ये तो अपनों ने बात करी, किसकी बात करी, गवर्नमेंट जॉब से की। ये गवर्नमेंट जॉब, इतनी तरह से आप जो है गवर्नमेंट जॉब में एंट्री कर सकते हो। ये यहाँ वैकेंसियाँ निकलती हैं। और ये जो है कई चीज़ें रहती वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ग्रेजुएशन के बाद में अभी से अगर आप ग्रेजुएशन स्टार्ट करिए, तभी से अगर आप स्पेशली सिलेबस निकाल के अगर तैयारी करो, तो मैं कह रहा हूँ कि ग्रेजुएशन होते होते आपकी जॉब आराम से मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके बारे में। गवर्नमेंट जॉब तो हुई, अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब। तो प्राइवेट जॉब में सबसे ज़्यादा जो चांसेस रहते हैं वो है फार्मा इंडस्ट्रीज़। फार्मा इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। तो यहाँ पर फार्मा इंडस्ट्रीज़ में आप जॉब जो है आसानी से पा सकते हो। सिर्फ आपके पास चाहिए बीएससी एंड एमएससी केमिस्ट्री। ओके, तो फार्मा इंडस्ट्रीज़ में आपको जॉब मिल जाएगा। फार्मा इंडस्ट्रीज़ में जो है ढेर सारी कंपनियाँ हैं। मैंने खुद ने जो है इप्का लेब रतलाम में वर्क किया है, और वहाँ पर जो मैं R&D डिपार्टमेंट में जो है वर्क करता था। तो R&D डिपार्टमेंट होता है, QA होता है, क्वालिटी एनालिसिस होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, R&D होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर केमिस्ट्री की वैकेंसी रहती है। तो स्टार्टिंग जब होती है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में स्टार्टिंग में ना हो, लेकिन छोटी मोटी कंपनियाँ, ढेर सारी कंपनियाँ, केमिकल इंडस्ट्रीज। अगर आपने एक बार इंटर हो गए, बहुत कम पैकेज में, चाहे 5,000 मिलो, 7,000 मिलो, 8,000 मिलो, 10,000 मिलो, जितना भी मिल रहा है उसमें आप इंटर कर गए, और सिर्फ आपको 6 महीने तक आपको अच्छे से सर्वाइव करना, 6 महीने आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे क्या होता है, कैसे सॉल्वेंट क्या होता है, कैसे रिएक्टर्स होते हैं, कैसे ड्राइंग होता है, मटेरियल कैसे क्या होता है। तो थोड़ी बहुत आपको प्रॉपर्टीज मालूम पड़ जाएगी, कुछ सॉल्वेंट की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरीके से अगर आपको धीरे धीरे आप उनसे परिचित हो जाओगे, तो आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको पता चलता जाएगा कि हाँ ठीक है। स्टार्टिंग तो आपको छोटी शुरुआत धीरे से करनी पड़ेगी, छोटी कंपनी से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपका डायरेक्टर अगर मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं हो रहा, तो आप ये ना सोचें कि यार अभी छोटी कंपनी है, अपना तो खर्चा ही निकल रहा, उस शहर में रह रहे हैं, 10,000 में तो अपना बराबर हो जाता है, इससे अच्छा तो घर पे पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं सोचना। ओके, अगर ऐसा सोचोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। स्टार्टिंग शुरुआत में अगर आपको कोई 10,000 दे रहा है, तो 10,000 दे रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है भैया, क्योंकि आपको वो सिखाने की दे रहा है, आपको उसको पैसे देने चाहिए अगर स्टार्टिंग में किसी कंपनी में जा रहे हो आप तो। लेकिन हो क्या रहा है, आपको अगर 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो आपको सिखा रहा है। 1-2 साल के जो है वो सीखने का टाइम रहता है, और 2 साल में जैसे आप सीख गए, उसके बाद में आप वो कंपनी खुद बढ़ा देगी पैसा, या फिर अदर कंपनी में आप जंप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो आपको
QC, QA, R&D, प्रोडक्शन सभी में जा सकते हो। अगर आपने BSc भी कर रखा है, BSc के अकॉर्डिंग भी पोस्ट रहती है, MSc के अकॉर्डिंग भी रहती है। यहाँ पर जो QC, QA में कभी B फार्मा वाले भी मिल जाते हैं, प्रोडक्शन में यहाँ पर B फार्मा वाले भी मिल जाते हैं। तो B फार्मा और MSc केमिस्ट्री इक्वल है, एक तरह से ये कह सकता हूँ मैं कि यहाँ पर B फार्मा वाला भी काम करना है और MSc केमिस्ट्री वाला भी काम करना है। तो अपन कम पैसे में MSc केमिस्ट्री कर लो, B फार्मा में अगर ज़्यादा पैसा लगता है तो ये ढेर सारी कंपनियाँ हैं भैया। फार्मास्यूटिकल में आपको मैं बता दूं, सन फार्मा लिमिटेड, रेनबेक्सी लिमिटेड, इप्का लैब लिमिटेड। तो इसके इप्का लैब लिमिटेड का जो प्लांट है रतलाम में प्लांट है। कहाँ पर है? रतलाम में है, जहाँ पर मैंने काम किया था। रतलाम में सीनियर केमिस्ट्री की पोस्ट पे रहा था और सीनियर केमिस्ट्री की पोस्ट छोड़ के मैं टीचिंग फील्ड में आया। तो रतलाम में है, इंदौर में है, पीथमपुर में है, कहाँ बहुत सारी जगह जो है इसके। बॉम्बे में महाड़ है, बॉम्बे के पास में, वहाँ पर प्लांट है। तो ढेर सारे इसके जो है प्लांट्स हैं, किसके? इप्का लैब लिमिटेड्स के। तो इप्का में मैं रहा था, मल्टीनेशनल कंपनी है। और ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, मेरे जो साथी लोग थे जो इप्का में मेरे साथ में काम करते थे, वो कुछ तो 10 लाख के पैकेज पे, कुछ 15 लाख के, कुछ 20 लाख के, अलग अलग कंपनियों में जंप करके चले गए और अच्छा खासा पैकेज है। स्टार्टिंग में पैकेज कम मिलता है, नो डाउट्स, ये मैं कहता हूँ। लेकिन जब जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत महंगी महंगी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए वहाँ पर जो है ज़रूरत पड़ती है एक्सपीरियंस होल्डर्स बंदे की। तो फिर पैकेज तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो अच्छा पैकेज मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी लैब लिमिटेड। ओके, डॉक्टर रेड्डी लैब लिमिटेड ये है। फिर नेक्स्ट, चलो डॉक्टर रेड्डी लैब लिमिटेड। फिर बात करते हैं पतंजलि। पतंजलि भी आजकल जो है बहुत ज़्यादा स्कोप हो गया पतंजलि का। पतंजलि फार्मा, पतंजलि जो है, पतंजलि के ढेर सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो उन इंडस्ट्रीज़ में भी वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है किसकी? केमिस्ट्री की। सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, ग्लेनमार्क, अरबिंदो फार्मा, एलम्बिक फार्मा, सिम्बायोटेक फार्मा, ये ढेर सारी मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी बताई आपको। इन फार्मास्यूटिकल कंपनी के आप वेबसाइट पे जाएगा, www करके जो भी सर्च कीजिएगा, फिर इसमें आता है HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट आता है, वहाँ से HR डिपार्टमेंट पर आप जो है कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप डिस्कस कर सकते हो और CV जो है अपना फॉरवर्ड कर सकते हो। CV ध्यान रखना, CV आपको जो है बहुत अच्छा बनाना है। CV अगर CV अच्छा नहीं बना तो फिर कोई मतलब नहीं है। स्पेशली CV बनाना, और डरने की बात नहीं, ऐसा नहीं कि अपने को इंग्लिश नहीं आती है कि ये नहीं आता है कि अपना कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हिंदुस्तान है, अधिकतर लोग हिंदी जानते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं कि अपने अपनी जो लैंग्वेज जानते हैं, कोई नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश इतनी चाहिए कि हाँ अपने को कुछ जानकारी है, ओके, इतना डरने की जरूरत नहीं है। तो बात करें आगे, ये ढेर सारी। सिम्बायोटेक में भी मेरा हो चुका था, इंटरव्यू दिया था मैंने, यहाँ पर भी सिलेक्शन हो चुका था, अच्छा खासा सैलरी दे रहे थे, लेकिन मैं जो है छोड़ छाड़ के आ गया। तो मेरी बात को आप समझ गए हो, ये कंडीशन है। फिर नेक्स्ट बात करें अपन अदर जॉब्स। माइनिंग एंड मेटलर्जी में भी कंपनीज में भी जॉब रहती है, BSc और MSc केमिस्ट्री वाले को। प्लास्टिक इंडस्ट्री जाओ, वहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अच्छी जॉब और अच्छा पैकेज जो मिलता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, सीमेंट इंडस्ट्रीज में, जो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल लिमिटेड कंपनियां रहती ना, ध्यान रखना हमेशा सपने ऊंचे होने चाहिए। और ज़्यादा बड़ी कंपनी में कब जाओगे? जब शुरुआत तो नीचे से ही करनी पड़ेगी। तो छोटी छोटी कंपनी में होते हुए अपने को रुकना नहीं है, जीवन का नाम जो है वो रुकना नहीं है, चलते रहना है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। पेपर इंडस्ट्रीज में जॉब मिल सकती है, सीमेंट इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे पैकेज मिलते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में ढेर सारा। फूड इंडस्ट्री, बहुत सारी फूड इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पर काम आती हैं केमिस्ट्री। सॉफ, एक मेरा दोस्त है, घड़ी डिटर्जेंट में काम करता है, ठीक है, लेकिन उसका पैकेज इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, अच्छा खासा 30-40 हज़ार रुपये तो मिल रहे होंगे उसको आराम से। तो ये जो है डिटर्जेंट कंपनी में भी मिलती है, शैम्पू में शैम्पू कंपनी, शैम्पू इंडस्ट्री जो भी है, यहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट बात करें हम, और भी कंपनियां हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसमें अप्लाई कर सकते हो। रिलायंस पेट्रो एंड क्लॉथ इंडस्ट्रीज, क्लॉथ इंडस्ट्रीज में भी आपको जॉब मिल सकती है आसानी से, है ना। क्लॉथ इंडस्ट्रीज में भी BSc एंड MSc केमिस्ट्री वालों को आसानी से जॉब मिल सकती है। डाबर इंडस्ट्रीज, डाबर का नाम सुना ही होगा। हिमालय इंडस्ट्रीज नाम सुना ही होगा आपने, ओके। बहुत सारी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इनमें थोड़ा ज़्यादा खतरा रहता है। खतरा मतलब थोड़ा केयरफुली काम करना पड़ता है। जो कृषि में छिड़काव के लिए, मारने के लिए जो दवाइयाँ आती है, बनती है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तो वहाँ पर थोड़ा ये है। लेकिन शुरुआत में अपन कुछ दिनों के लिए अनुभव लेने के लिए कहीं कर सकते हैं केयरफुली रहकर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्री, जहाँ पर यूरिया बन रहा है, DAP बन रहा है, पोटाश बन रहा है, जो भी खाद वगैरह बनते हैं, फर्टिलाइजर बनते हैं,
वहाँ पर भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। मेरी बात को समझ गए आप। नेक्स्ट, अब जो कोर्स है, कोर्स भी एमएससी बीएससी, एक तो बीएससी केमिस्ट्री, अगर आपके पास बीएससी है और आपको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो बीएससी केमिस्ट्री के बाद में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, यहाँ पर और कोई अदर डिग्री नहीं चाहिए, थोड़ा मोड़ा बेसिक कंप्यूटर होगा चलेगा। एमएससी केमिस्ट्री अलग अलग होती है, एमएससी केमिस्ट्री प्लेन होती है, एमएससी केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री में होती है, एमएससी ड्रग केमिस्ट्री में होती है, एमएससी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में होती है, आप चाहो जो कर लेना। एक और चीज़ है, अगर आपने एमएससी और नेट कर लिया तो आप कॉलेज लेक्चरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। किसके लिए अप्लाई कर सकते हो? कॉलेज में लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर के दावेदार हो जाओगे। अगर आपने एमएससी नेट कर रखा है तो वैकेंसी निकलती रहती है इसकी भी। एक एमएससी और जेआरएफ होता है। जेआरएफ में मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। इसमें क्या होता है, आपको कॉलेज के लिए लेक्चरशिप का भी चांस मिल जाएगा अगर आपने जेआरएफ क्लियर हो तो। मतलब जेआरएफ मतलब नेट से ऊपर है जेआरएफ, मतलब जेआरएफ मिल रहा है मतलब आपको नेट तो अल्टीमेट है ही आपके पास नेट। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप हर 6 महीने में एग्जाम होती है और लेक्चरशिप के लिए भी कर सकते हो। और इसके बाद में आप जो है इसमें आप जेआरएफ अगर आप क्लियर हो तो आप उस सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते हो। और पीएचडी करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 25,000, 30,000, 35,000 जो भी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग हर महीने आपको सैलरी टाइप मिलती है स्कॉलरशिप। तो आप जेआरएफ लेकर आराम से 4 साल से पीएचडी करो, स्कॉलरशिप ले, मतलब आपको डिग्री मिल रही है एक तरह से, और करते रहो जेआरएफ, पीएचडी मिल गई, पीएचडी हो जाएगी, उसके बाद भी फिर अच्छी और जॉब मिल जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, ढेर सारी जॉब है। ऐसा नहीं है कि जॉब जो है अपने पास नहीं है, आप चाहे जितनी मतलब कोशिश करनी पड़ेगी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। मेरी बात को आप समझ गए हो? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया में अपन सोचते हैं वो इतना इंटेलिजेंट होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं है। मेहनत करोगे आप खुद इंटेलिजेंट हो। भगवान ने सभी को एक जैसा भेजा था, सब अपनी मेहनत करके, कर्म करके, मेहनत करके वो जो है आगे बढ़ते हैं इंसान। तो ये जो है ये बातें मेरी आपको समझ में आई होगी। देखिए ये यहाँ जॉब है और जॉब के लिए आप सर्च कर सकते हो, ढेर सारी जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सभी को जो है थैंक्स। और आज ये जो था मेरा जो है पहला वीडियो है इस पर डिजिटल बोर्ड पर, और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है मेरे को, लेकिन फिर भी अभी लाइटिंग का अरेंजमेंट जो है वो करना है, और लाइटिंग का अरेंजमेंट हो जाएगा उसके बाद में आपको जॉब से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हम जो है इसी डिजिटल पैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है, कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करना है, ये भी आपको जो है बेसिक जानकारी हम देते रहेंगे। और 11th 12th बीएससी एमएससी जो भी है केमिस्ट्री के टॉपिक तो हम पढ़ाते रहेंगे। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।